Hello students, welcome to the another lecture of your surface chemistry. So last class हमने स्टॉप किया था आपके यहाँ पर टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन मैंने आपको समझाया था. उसमें मैंने आपको फिजिक्सॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन का जिक्र किया था. Now in this video what we are going to do, we are going to understand the characteristics or characterization of your physisorption, that is physical adsorption or chemical adsorption. Okay. So one by one we'll study one point. उसके बाद इन दोनों का डिस्टिंक्शन भी है जो कि दोनों पॉइंट्स को आपस में कोरिलेट करके दिया हुआ है. तो जैसा आपकी एनसीईआरटी बुक में है वैसा ही करेंगे हम कवर. तो विल स्टार्ट विद दिस. The first point, that is the characteristics of your physisorption, that is what? The lack of specificity. What is the point? That is the lack of specificity. So in the lack of specificity means what? A given surface of an adsorbent does not show any preference for a particular gas as the van der Waals forces are universal. Means it is not selective, it is not that specific. कुछ भी आ रहा है adsorbent की surface पे वो आकर बैठ रहा है बिकॉज ऑफ वीक वैन डर वाल फोर्सेस. वीक वैन डर वाल फोर्सेस किसी भी टाइप में हो सकती हैं. लाइक आपका पार्टिकल है, अगर फॉर एग्जांपल आपका सरफेस है और यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका सरफेस है और यहाँ पर आपने इसको पानी में डुबो दिया और अगर आपने इसको पानी में डुबो दिया और इस पे पानी की बूंदें बैठ गई, तो ये जो पानी की बूंदें इस सरफेस के साथ अगर ये वुड है, ठीक है, तो जो ये अटैच्ड हैं ये किस फोर्स से अटैच होंगी? ये जो इसकी सरफेस के साथ अटैच होंगी वो आपकी वीक वैन डर वाल फोर्सेस और वैन डर वाल फोर्सेस भी बोल सकते हो. ठीक है, वैन डर वाल एक साइंटिस्ट थे, उसके नाम पे ये फोर्स है. सो वीक वैन डर वाल फोर्सेस. ठीक है. सो बेसिकली वैन डर वाल फोर्सेस ही बहुत ही स्लो और बहुत ही लो होती है. ठीक है, तो ये कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डेशन नहीं चाहती हैं. बेसिकली क्या फोर्स होती है ये? ताकि कोई मॉलिक्यूल आके इसकी सरफेस पे बैठ जाए. इनको कोई अंदर रिएक्शन नहीं करना. ये इसके जो सरफेस जो अंदर ये जो सरफेस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बल्क, ये जो आपका पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल्स आपकी जो आके पार्टिकल्स किस पे बैठ रहे हैं? इस सरफेस पे बैठ रहे हैं. और ये जो बल्क है इसके भी जो सरफेस के पार्टिकल हैं, जैसे ये दोनों आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं करते हैं. क्यों? कि इनके बीच में जो फोर्स है वो वीक फोर्स है. ठीक है. सो अगर जब कोई इंटरेक्शन नहीं करते हैं तो इनकी स्पेसिफिसिटी भी वीक है. स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है? ये जो एड्सॉर्बेंट है, ये जो आपका सरफेस होता है जहां पर आके आपके पार्टिकल्स बैठते हैं, उसको हम एड्सॉर्बेंट बोलते हैं. राइट? क्या बोलते हैं हम उसको? एड्सॉर्बेंट बोलते हैं. राइट? सॉरी, मैं बार बार एड्सॉर्बेंट बोलते हैं. ठीक है, एड्सॉर्बेंट बोलते हैं उसको. ठीक है, हम एड्सॉर्बेंट बोलते हैं. सो एड्सॉर्बेंट का कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंस नहीं है कि ये पार्टिकल आके बैठे तो मैं इसके साथ अच्छा बॉन्ड बनाऊंगा, ये पार्टिकल आके बैठे तो मैं इसके साथ ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट करूंगा. क्योंकि यहाँ पर वीक वैन डर वाल फोर्स है जो कि हर किसी के साथ होती है. तो एड्सॉर्बेंट कोई भी स्पेसिफिसिटी नहीं है. कोई भी पार्टिकल आके बैठ जाए, इसकी कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है. इसलिए जो पॉइंट एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी. तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी होता क्या है. So, a given surface of an adsorbent does not show any preference of a particular gas as the van der Waals forces are. क्या है आपकी van der Waals जो forces हैं वो universal forces हैं. ठीक है. So, van der Waals forces आपकी universal forces हैं, इसलिए इनका कोई preferences नहीं है. ठीक है. तो क्योंकि यहाँ पर आपकी जो फिजिसॉर्प्शन क्या होता है, आपकी जो एड्सॉर्बेंट का जो सरफेस होता है, वो सरफेस के जो पार्टिकल होते हैं वो इतने ज्यादा एक्टिवली आपके एड्सॉर्बेंट के साथ जो एड्सॉर्बेट आके उसके ऊपर बैठता है उस पर ज्यादा एक्टिवली रिएक्ट नहीं करते हैं. उनके बीच में एक वीक वैन डर वाल फोर्सेस होता है, तो उसको डिपेंड नहीं करता. उनकी कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, कोई भी आके बैठ जाए चलता है. ठीक है. नाउ द सेकंड पॉइंट इज व्हाट? नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट. Now again this nature of adsorbate, क्या लिखा है हम पढ़ते हैं. The amount of gas absorbed by a solid depends on the nature of gas. मतलब कितना amount of gas absorbed हो रहा है एक solid में, किस पर डिपेंड करता है? Nature of gas. In general क्या होता है? Easily liquefiable gases that is with higher critical temperature are readily absorbed by weak van der Waals forces. Okay. आर स्ट्रांगली नियर टू द क्रिटिकल टेम्परेचर. मतलब क्या बोल के रखा है कि जो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई सॉलिड सरफेस है जो कि आपका एड्सॉर्बेंट है, उस पर गैसेस अगर एब्जॉर्ब हो रही हैं, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो सिर्फ उस चीज पे डिपेंड करता है कि उस गैसेस का नेचर कैसा है. अगर उनका नेचर अच्छा है, उनका नेचर अच्छा मतलब अगर वो गैसेस इजिली लिक्विफेबल हो जा रही है, मतलब इजिली वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही हैं विद व्हाट? विद हायर क्रिटिकल टेम्परेचर हो जा रही हैं, तो क्या होता है? वो रेडिली एब्जॉर्ब हो जाती हैं. क्या हो जाती हैं? आराम से एब्जॉर्ब हो जाती हैं. एज
वीक एज व्हाट एज वैंडरवॉल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर, क्या होती है इस वैंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती है नियर क्रिटिकल टेम्परेचर पे। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय ए सॉलिड, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कोई सरफेस है, ठीक है, सो अगर ये कोई सॉलिड सरफेस है तो इस पर कितनी गैसेस अब्जॉर्ब होंगी वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नेचर क्या है गैस का। अगर गैस का किसका गैस का नेचर क्या है, अगर गैस का नेचर लिक्विफेबल है, मतलब इजिली, अगर गैसेस क्या होती हैं आपके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, राइट, गैसेस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, जब लिक्विफाइल मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े पास हो जाते हैं, राइट, पार्टिकल्स पास हो जाते हैं। सो अगर आपकी गैसेस का नेचर, सबसे पहली चीज तो ये सॉलिड का सरफेस है, इस पे गैसेस आके बैठेंगी, मतलब एब्जॉर्ब होंगी, वो किस पे डिपेंड करता है, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि गैस का नेचर क्या है। सो अगर गैसेस आपकी लिक्विफेबल हैं, लिक्विफेबल का मतलब होता है कि गैसेस जो आपकी, पता है आपको पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, वो इजिली लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही हैं, उसको बोलते हैं लिक्विफेबल। अगर गैसेस लिक्विफेबल हैं एट व्हाट, एट क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे अगर वो लिक्विफेबल है तो क्या हो जाएगा, वो आराम से इजिली, मतलब रेडिली, मतलब आराम से रेडिली आपकी एड्सॉर्ब हो जाएंगी सरफेस पे। ठीक है, तो ये हमारा ये पॉइंट, यही एक्सप्लेन किया इसमें। तो इसमें क्या बोल के रखा है, द अमाउंट ऑफ गैसेस एब्सॉर्ब बाय ए सॉलिड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। इन जनरली व्हाट हैपन, इजिली लिक्विफेबल गैसेस विद हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हायर है, आर रेडिली एब्सॉर्ब व्हाट वैंडरवॉल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब जो भी इसका एब्जॉर्प्शन होता है, जो गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे ये ज्यादातर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। दस 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, जो 1 ग्राम अगर आपका एक्टिवेटेड चारकोल है, एब्जॉर्ब्स मोर सल्फर डाइऑक्साइड एट क्रिटिकल टेम्परेचर 630 देन मीथेन एट क्रिटिकल टेम्परेचर 190 K, विच इज स्टिल मोर देन 4.5 ml ऑफ डाइहाइड्रोजन, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर इज 33 K। नाउ इसमें बोला क्या है हम उसको समझते हैं। ठीक है, इसमें बोला ये है कि गैसेस आपकी जो भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ गैस पे। सो नेचर ऑफ गैस पे कैसे डिपेंड कर रहा है कि जो गैसेस ज्यादा इजीली लिक्विफेबल हैं, जो आपकी गैसेस ज्यादा इजीली लिक्विफेबल हैं, वो क्या हो रही हैं, वो आराम से आपका एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, जो गैसेस इजीली लिक्विफेबल हैं वो आपकी रेडिली एब्जॉर्ब हो जाएंगी एट व्हाट, एट क्रिटिकल टेम्परेचर। और जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो अगर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, एग्जाम्पल में बोल के रखा है कि अगर आप 1 ग्राम चारकोल ले रहे हो, ठीक है, चारकोल ले रहे हो, और आप क्या ले रहे हो, आप ले रहे हो चारकोल के साथ आप सल्फर डाइऑक्साइड SO2, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 630 केल्विन के पास, बहुत ज्यादा, क्योंकि 1 केल्विन की वैल्यू क्या होती है, 273.15 होती है, कुछ उसके पास होती है। तो सोचिए डिग्री सेल्सियस में होती है, अगर आप 630 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में इमेजिन करें तो कितना होगा, सोचो, ऐड कर दो, ये कितना ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट है। ठीक है, नाउ दूसरी गैस आपने मीथेन ले ली, मीथेन CH4 सिंबल होता है, ठीक है, मीथेन का, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे और आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, बहुत इजी से चीज है। मीथेन आपकी गैस है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 190 K है। और एक और गैस आपने ली है दैट इज डाइहाइड्रोजन, मतलब H2, ठीक है, डाइहाइड्रोजन मतलब H2, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 33 K है। सो इसमें बोला क्या है कि गैसेस जो सरफेस पे एब्जॉर्ब होंगी वो बेसिकली उनका गैसेस किस पे डिपेंड कर रही है, उनका नेचर कैसा है। नेचर कैसा है मतलब कि वो कितने इजीली लिक्विफेबल हो जा रही है, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही है एट व्हाट, एट देयर मैक्सिमम क्रिटिकल टेम्परेचर, और उनका क्रिटिकल टेम्परेचर मैक्सिमम होना चाहिए। तो इन तीनों गैसेस में सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर किसका है, SO2 का, देन उसके बाद ये, देन उसके बाद ये। तो मतलब सबसे इजीली एब्जॉर्ब कौन सी आपकी हो जाएगी, आपकी सबसे इजीली एब्जॉर्ब ये हो जाएगी SO2, देन मीथेन, देन H2, बिकॉज का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम है। तो जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इजीली आपकी गैसेस एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, तो यही बोल के रखा है। और क्यों हो जाएंगी, क्योंकि नियर क्या होता है, जैसे ही नियर जब क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ना, नियर क्रिटिकल टेम्परेचर आपकी जो वैंडरवॉल फोर्सेस क्या होती हैं, नियर क्रिटिकल टेम्परेचर आपकी वैंडरवॉल फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। तो दैट्स वाई जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतनी इजीली गैसेस एब्जॉर्ब हो जाएंगी चारकोल के ऊपर, यही रीजन है। तो ये हमने पढ़ा, ठीक है, ये हमने पढ़ा, ये यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब वैंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती है नियर क्रिटिकल टेम्परेचर की वजह से, इसलिए जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा फिजियोसॉर्प्शन शो करेंगी। क्योंकि फिजियोसॉर्प्शन मतलब क्या, आप
पार्टिकल आके सरफेस पे बैठ रहा है, बट बाई व्हाट, बाई वीक वैन डर वाल फोर्सेस, उनके बीच में वीक वैन डर वाल फोर्सेस, उसकी वजह से तो बैठ रहा है. Now next point, we have studied 2 points. Now next point we are going to study, that is what, the reversible nature. Okay, I think दिख रहा होगा आपको clearly. ठीक है. So this is what reversible nature. अब आप सोच रहे होगे कि reversible क्या है. So physics option जो होता है, physics option of a gas by solid is what generally reversible. जो फिजिक्स ऑप्शन का प्रोसेस है वो जनरली क्या होता है, रिवर्सिबल होता है. क्या होता है, रिवर्सिबल. दस अगर सॉलिड और गैस को मिला के आपका मतलब सॉलिड गैस कोई फेज बन रहा है और हीट निकल रही है, तो अगेन ये जब ये सॉलिड गैस का फेज बन गया, इसको आप वापस ये रिवर्सिबल होकर सॉलिड और गैस इंडिविजुअली दे देगा. यही होता है रिवर्सिबल का मतलब. अब हम इसको समझते हैं कि क्या इसका स्टेटमेंट किस एग्जाम्पल से समझाया गया है. ठीक है. मोर ऑफ गैस इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज. मतलब जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा उतनी ज्यादा गैसेज एब्जॉर्ब होंगी. एज द वॉल्यूम ऑफ द गैसेज डिक्रीज. अब जितना ज्यादा आपका प्रेशर इंक्रीज करेंगे, जब हमने बोला था प्रेशर जितना ज्यादा हम इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैसेज ज्यादा बढ़ जाएंगी. क्योंकि आपने पढ़ा होगा, एक चीज हम यहाँ पर समझाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आपका पार्टिकल्स है, ठीक है, कुछ वॉल्यूम पार्टिकल्स, गैसेस के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, आप क्या करो, यहाँ पर सक्शन पंप लगा दो और यहाँ पर जो प्रेशर आप एकदम मिनिमम कर दो, 10⁻³ समथिंग, कुछ बहुत कम कर दो. तो इसके अंदर 1-2 पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल हैं गैस के, तो इसमें 1-2 पार्टिकल बचेंगे. मतलब जितना ज्यादा प्रेशर कम करोगे उतना ज्यादा वैक्यूम क्रिएट होता रहेगा. ठीक है, उतना ज्यादा वैक्यूम क्रिएट होता रहेगा आपका. तो मतलब क्या हुआ इसका, सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस स्टेटमेंट से, आई थिंक आपको दिखा होगा ये अच्छे से, इसका मतलब इस स्टेटमेंट से ये है कि जितनी ज्यादा गैस होंगी, मैंने क्या बोला, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा उसका प्रेशर होगा. प्रेशर कम करोगे तो मॉलिक्यूल्स भी कम हो जाएंगे. तो इसका मतलब क्या है, मोर ऑफ गैस इज एब्जॉर्ब. मोर गैस तब एब्जॉर्ब होंगी क्योंकि मोर गैस एब्जॉर्ब होना मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ज्यादा है. तो मोर गैस इज एब्जॉर्ब व्हेन प्रेशर क्या है आपका, इंक्रीज कर रहा है. एज प्रेशर इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी ज्यादा है, तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. कैसे डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो आपका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है, ये आपका एक ली चैटलियर प्रिंसिपल है जो आपने आई थिंक थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा. ली चैटलियर प्रिंसिपल बेसिकली इसका मतलब ये होता है, मोर ऑफ अ गैस इज एब्जॉर्ब. ज्यादा जब गैस एब्जॉर्ब होती है तो उसका प्रेशर इंक्रीज करता है. ठीक है, प्रेशर तो इंक्रीज करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, आप यही वेसल ले लो. अब ये वेसल में पार्टिकल्स थे बहुत ज्यादा, आपने इसमें चारकोल पाउडर डाल दिया, चारकोल पाउडर पे गैस पार्टिकल एब्जॉर्ब होने लगी. आप प्रेशर और दे रहे हो तो क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स जो हैं गैस के वो भी और एक्टिव हो रहे हैं और सारा एब्जॉर्ब हो रहा है. जैसे जैसे एब्जॉर्ब हो जाएगा चारकोल पे तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम, जो ओवरऑल वॉल्यूम था इसके अंदर, जो वेसल के अंदर वॉल्यूम था, वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. और यही आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल है. क्या है, ली चैटलियर प्रिंसिपल है, यही बोला है. एंड उसके बाद यहां तक आपको समझ में आया होगा. देन एंड द गैस कैन बी रिमूव बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर. अब आप ये चीज जान लो कि ये तो हमने फॉरवर्ड में पढ़ लिया कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो जाके चारकोल पे एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं. ठीक है, अगर मान लो एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो जा रहा है. नाउ ये तो हमारा फॉरवर्ड प्रोसेस हो गया. अब इसका बैकवर्ड क्या होगा, बैकवर्ड ये होगा, अगेन क्या होगा, जब गैस को रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को डिक्रीज कर दो, गैस विल रिमूव्ड. यही तो लिखा है, एंड द गैस कैन बी रिमूव्ड बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर. सिंस द एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एब्जॉर्प्शन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब जिसमें हीट निकल रही है आपकी. ठीक है, एनर्जी या हीट कुछ भी निकल रही है. सो फिजिक्स ऑप्शन अकर रेडिली एट लो टेम्परेचर. क्योंकि एब्जॉर्प्शन आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकलना. ठीक है, सो जो फिजिक्स ऑप्शन होता है, जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है, वो क्या होता है, एक लो टेम्परेचर पे अकर करता है. एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. और अगेन एक पॉइंट है ली चैटलियर प्रिंसिपल का ही. तो बेसिकली हमने इतना तो पढ़ लिया. उसके बाद एक और चीज में बोली है, फिजिक्स ऑप्शन क्या होता है. फिजिक्स ऑप्शन बेसिकली मैं आपको एक चीज बहुत स्टार्टिंग में बताई थी, फिजिक्स ऑप्शन आपका लो टेम्परेचर पे होता है. इसका बहुत सिंपल तरीका है समझने का. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, लो टेम्परेचर है, ये आपका कोई सरफेस है, उस पर आके पार्टिकल्स बैठ गए. ठीक है, लो टेम्परेचर एकदम मान लो 33 एकदम 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, आपका रूम टेम्परेचर जैसा है, पार्टिकल आके बैठ गए. अब ये क्या है, आपको पता है पार्टिकल को बैठने के लिए कोई एक स्ट्रॉन्ग फोर्स की जरूरत नहीं, यहाँ पर आपकी वीक वैन डर वाल फोर्स एक्ट कर रही है. ठीक है, वैन डर वाल फोर्स आपकी एक्ट कर रही है. तो ये वैन डर वाल फोर्स एक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है कि ये लोग वीकली बैठे हैं. अब आप जस्ट इमेजिन करो, आप इस पे हीट लगा दिया, आपने इसको हीट कर दिया, हीट करा दिया, मतलब हीट होने लगा तो पार्टिकल्स यहाँ से उड़ने लगेंगे.
ऊपर उठ जाएंगे, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, ये बस बैठे हुए हैं। आप जैसी हीट दोगे ये अपने आप उठने लगेंगे, यहां से उड़ जाएंगे। तो वही बोला है कि फिजिक्स ऑप्शन जो होता है वो डिक्रीज करता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। बेसिकली जो आपका ये एड्सॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जिसमें आपकी हीट जो होती है डेल्टा एच निकलती है, मतलब नेगेटिव होती है। तो वही बोला हुआ है यहाँ पर कि द फिजिक्स ऑप्शन अकर्स रेडिली एट लो टेम्परेचर, हमेशा फिजिक्स ऑप्शन लो टेम्परेचर पे अकर करता है और डिक्रीज होने लगता है जैसे आप हीट देने लगोगे। तो सरफेस के साथ देखो, जैसे आप हीट देने लगा तो ये मॉलिक्यूल्स ऊपर उठने लगे, सरफेस के साथ मॉलिक्यूल का टच कम हो जाएगा, ठीक है, एक दो बचेंगे या उठ जाएंगे, वो भी सब उठ जाएंगे। तो अगर सरफेस का मॉलिक्यूल्स के साथ टच कम हो जाएगा मतलब क्या, फिजिक्स ऑप्शन डिक्रीज कर रहा है। फिजिक्स ऑप्शन बेसिकली क्या है, ये फिजिकली जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं पार्टिकल, वही तो है फिजिक्स ऑप्शन, तो फिजिक्स ऑप्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो वही स्टेटमेंट बोल के रखा है, द फिजिक्स ऑप्शन अकर्स रेडिली एट व्हाट, लो टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, दैट इज लीचेटलियर प्रिंसिपल। आई थिंक ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा ना। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द सर्फेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्बेंट। ये तो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, एकदम समझ में आ जाएगा। द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द सर्फेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। ये बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा, जैसे ये छोटा है, यहाँ पर छोटा सरफेस एरिया, यहाँ पर थोड़े मॉलिक्यूल्स आके बैठेंगे, उसके बाद ऊपर आके बैठेंगे ना, तो ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे सरफेस के साथ। एब्जॉर्प्शन मतलब सरफेस के साथ इंटरेक्शन करना, इंटरफेस पे रिएक्शन होना, राइट। तो जितना बड़ा सरफेस होगा उतने ज्यादा पार्टिकल्स आके बैठेंगे, उतने ज्यादा पार्टिकल्स आपके फिजिकल ऑप्शन या केमिकल ऑप्शन जो भी शो करेंगे। आप अभी फिजिक्स ऑप्शन के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, तो आप ये जितने ज्यादा पार्टिकल्स पे बैठेंगे उतना ज्यादा फिजिक्स ऑप्शन होगा, राइट। तो ज्यादा बड़ी सरफेस होगी तो ज्यादा होगा, तो वही लिखा हुआ है। सरफेस एरिया एड्सॉर्बेंट का जितना ज्यादा होगा, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा, सो वही लिखा हुआ है। दस फाइनली डिवाइडेड मेटल्स एंड पोरस सब्सटेंसेस हैविंग लार्ज सरफेस एरिया आर गुड एड्सॉर्बेंट। अब मैं अगर आपको बोल दूं कि मैंने एक वेसल ले लिया है और उसमें मैंने चारकोल के टुकड़े डाल दिए ऐसे बड़े बड़े, और मैंने इसमें ना आपको बोल दिया है इसमें कुछ वाटर डाल दिया है और बोला है कि ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर आप इस केस में डाल रहे हो, ठीक है, इस केस में आपने वाटर डाल दिया और बोला वाटर, कलर्ड वाटर, कोई मिथिलाइन डाई या कुछ भी डाल दिया आपने और बोला ये एब्जॉर्ब हो जाएगा इस पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पर आपका चारकोल है, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। इस केस में या फिर दूसरा केस ये है कि आपने फाइनली पाउडर बना लिया चारकोल का, अब इसके ऊपर आपने सॉल्यूशन डाल दिया, और इस दोनों में से कौन से केस में ये ज्यादा अच्छे से होगा? ऑब्वियसली जिसमें फाइन डिवाइड है। फाइन डिवाइड है मतलब देखो ये ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, तोड़ दिया आपने पाउडर तो सारा सरफेस एरिया। यहाँ पर क्या, ये एक ब्लॉक बन जा रहा है, पानी आएगा इस सरफेस पे, इस सरफेस अंदर के सरफेस पे तो जा नहीं पाएगा, तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है तो कम हो रहा है, पाउडर में ज्यादा हो रहा है। वही लिखा है यहाँ पर कि द फिजिकल एब्जॉर्प्शन, सॉरी यहाँ पर पढ़े थे ना, कहाँ पर पढ़े थे, हाँ, दस फाइनली डिवाइडेड मेटल्स, जो फाइनली डिवाइडेड मेटल्स होते हैं या पोरस सब्सटेंसेस, ठीक है, मेटल भी एब्जॉर्प्शन करते हैं, हैविंग लार्ज सरफेस एरिया, वो क्या होते हैं, वो आपके गुड एब्जॉर्बेंट होते हैं, वो ज्यादा अच्छे से अपने में सोख पाते हैं। मेटल सरफेस हो सकते हैं या पोरस सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो कि अपने में एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट पॉइंट is in physics option is what, enthalpy of adsorption। अगेन नो डाउट आपका ये यहाँ पे पहले से लिख दिया, नो डाउट। फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या है ये? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है? हीट निकल रही है, बट इट एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज क्वाइट लो। ये हमको पता है कि आपका बेसिकली डिसॉर्प्शन या एड्सॉर्प्शन जो भी प्रोसेस है ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि हीट इसमें निकलती है, ठीक है, निकलना, हीट का निकलना। बट इस केस में जो एंथैल्पी जो निकल रही है एड्सॉर्प्शन, क्योंकि ये फिजिक्स ऑप्शन है, यहाँ पर कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है दोनों के बीच में, बस आपके सरफेस पे बैठा है, ठीक है, थोड़ी सी हीट दोगे निकल जाएगा। तो इस केस में जो हीट निकलेगी, हीट तो निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, बट हीट कम निकलेगी। क्या होगा? कम निकलेगी। तो वही हुआ है, बट इट्स एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज क्वाइट लो, दैट इज व्हाट, दैट इज अप टू 20 to 40 किलोजूल मोल इनवर्स। ये आपका एंथैल्पी है, ठीक है, इतनी हीट निकल गई 20 to 40 किलोजूल। ये थोड़ी हीट है, ज्यादा नहीं, बट बेसिकली जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस ही एक्सोथर्मिक है। बट फिजिक्स ऑप्शन के केसेस में क्योंकि यहाँ पर कोई हार्ड और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनता, वीक होते हैं बॉन्ड, तो आराम से टूट जाते हैं वो। जैसे सरफेस पे बैठे हैं तो ये जैसे हीट करोगे तो ये उड़ जाएंगे, तो हीट निकलेगी आपके, दैट इज नॉट दैट हाई हीट। हमको ज्यादा हीट नहीं, थोड़ा सा भी हीट करोगे तो अपने आप से ये निकल जाएंगे, तो उसके लिए कम ही हीट चाहिए, दैट इज 20 to 40 किलोजूल मोल इनवर्स। क्यों हो रहा है ये? दिस इज बिकॉज द अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स एंड द सॉलिड सरफेस इज ओनली ड्यू टू वीक वैन डर वाल फोर्सेस, जो मैंने आपको बताया। क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि जो आपका सरफेस, जो ये सरफेस है और जो मॉलिक्यूल्स आके इस पर बैठते हैं, इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट होता है वो क्या होता है? वीक वैन डर वाल फोर्सेस की वजह से होता है, ठीक है, वीक वैन डर वाल फोर्सेस, जो कि सिंपली थोड़ी सी हीटिंग की वजह से भी निकल जाएंगे, इसलिए। तो हमने इसी के साथ आपकी कैरेक्टराइजेशन ऑफ फिजिक्स ऑप्शन पढ़ लिया।
नाउ जल्दी से हम आपकी कैरेक्टराइजेशन ऑफ केमिसॉर्प्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। आज का हमारा टारगेट है कि हम इसके कंपैरिजन तक पढ़ पाए, ठीक है। सो नाउ विल अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टराइजेशंस ऑफ व्हाट केमिसॉर्प्शन। सो इन द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, उसमें आपका था लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है हाईली स्पेसिफिसिटी, और यू कैन से हाईली स्पेसिफिक, ओके, हाई स्पेसिफिसिटी, और यू कैन से हाईली स्पेसिफाइड और हाईली स्पेसिफिक भी बोल सकते हो। सो क्यों होता है ये? ऑब्वियसली क्योंकि यहां पर केमिकल बॉन्ड हो रहा है, तो एड्सॉर्बेंट का सरफेस पे डिपेंड करेगा कौन सा गैस मॉलिक्यूल आ रहा है जो इस एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे ज्यादा अच्छा केमिकल बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि ये केमिकल बॉन्ड कैसे बनाएगा, सरफेस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है, इनके साथ बॉन्ड बनाएगा, थोड़ा अंदर घुस जाएगा, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड, दैट टू वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, राइट। तो यहां पर ये हाईली स्पेसिफिक है। क्यों? ये देख के ही अट्रैक्शन करेगा, कोई ऐसा सरफेस आ गया, कोई ऐसा पार्टिकल आ गया जो इसके साथ बॉन्ड ही ना बना पाए, केमिकल बॉन्ड बनने वाला है ना, दोनों का इंटरेक्शन होने वाला है, तो उसको इस केस में यहाँ पर जो एड्सॉर्प्शन होगा वो हाईली स्पेसिफिक होगा। दे विल सी व्हाट इज गोइंग टू एड्सॉर्ब, कौन सी चीज आके एड्सॉर्ब होने वाली है, ये जो सरफेस है वो स्पेसिफिक हो जाएगी, हाईली स्पेसिफिक। तो वही हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है, केमिसॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक, केमिसॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक होता है, एंड इट विल ओनली अकर इफ देर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। और ये जो होगा एड्सॉर्प्शन, जैसे पार्टिकल आके, जो मैंने बोला ना, जैसे आपका है, और पार्टिकल आके तभी यहां पर बैठेंगे जब इनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग का कुछ चांसेस होगा, केमिकल बॉन्डिंग का कुछ चांसेस होगा, अदरवाइज नहीं बैठेंगे। अदरवाइज जैसे उस समय बैठ रहे थे वैन डर वाल्स फोर्सेस की तरह आके जस्ट बैठ जा रहे थे, वैसे नहीं बैठेंगे, तभी बैठेंगे जब इनके बीच में केमिकल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी होगी, तभी बैठेंगे, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि एंड इट विल कम ओनली इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन व्हाट, किसके बीच में, एड्सॉर्बेंट और जो आके बैठेगा एड्सॉर्बेंट के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऑक्सीजन जो है एड्सॉर्ब्ड ऑन मेटल सरफेस बाय वर्च्यू ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन। ऑक्सीजन जो आके मेटल सरफेस पे क्यों बैठता है, अब मैंने एग्जाम्पल ले लो नेल का, आपने आयरन नेल लग दी, कुछ टाइम के बाद आप क्या देखोगे, उस पर जंग लग जाती, ठीक है। तो क्या जंग कैसे लगती है, ऑक्सीजन ही तो आके बैठता है उस पर, ठीक है, ऑक्सीजन लगता है और उसी के साथ मिस्ट और थोड़ा बहुत गीलापन होता है, उसकी वजह से जंग लगने लगती है। तो जो नेल की सरफेस पे ऑक्सीजन आके तभी बैठती है, और क्या होता है, जो नेल आपका आयरन है ना, और आयरन और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाता है, तभी ये रस्ट बनती है, ठीक है। तो आयरन का जो सरफेस है वो चूज करता है ऑक्सीजन को ताकि उस पर बैठे, कोई डस्ट पार्टिकल आके उस पर बैठेगा तो वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो केमिकल बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, वहां पर कुछ एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। बट यहां पर अगर ऑक्सीजन आके या फिर मिस्ट आके कुछ बैठेगा, तो पानी नमी जैसी, तो आपका रिएक्शन होगा। तो वही बोल रहा है यहां पर, ये एग्जाम्पल में यही समझाया है कि द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब ऑन मेटल बाय वर्च्यू ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन। क्यों करना चाहता है मेटल की सरफेस पे, ताकि वो मेटल ऑक्साइड बना सके। अगर कोई मेटल है जैसे फॉर एग्जांपल और ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनाएगा वो मेटल ऑक्साइड, और उसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लिख लोगे और यहाँ पे भी 2 लिख लोगे। कोई भी मेटल हो सकता है, आयरन हो सकता है, Fe+O2, इट फॉर्म FeO2, राइट, FeO2, ये 2Fe, तो यहाँ पे 2Fe, Fe2O3, ये सब बन सकता है, ऑक्साइड्स बन सकती है, ठीक है। तो यही बोल रहा है। नाउ ये दूसरा एग्जाम्पल क्या था, हाइड्रोजन इज एब्जॉर्ब बाय ट्रांजिशन मेटल ड्यू टू हाइड्राइड फॉर्मेशन। ट्रांजिशन जो मेटल होते हैं वो जैसे आपके ट्रांजिशन मेटल जैसे जिंक है, वैसे ही ट्रांजिशन मेटल आपका हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस नहीं, ZNH क्या बनते हैं, मेटल हाइड्राइड बनाते हैं। ट्रांजिशन मेटल हाइड्रोजन को ऑब्जॉर्ब करते हैं, मेटल हाइड्राइड, दिस इज व्हाट मेटल हाइड्राइड, लेट अस सपोज मेटल इज X प्लस हाइड्रोजन, व्हाट इट विल फॉर्म मेटल हाइड्राइड, ये मेटल हाइड्राइड बन जाएगा। तो ये दो जो केमिकल आपकी केमिसॉर्प्शन जो होते हैं, केमिकल एड्सॉर्प्शन जो होते हैं, वो आपके हाईली स्पेसिफिक होते हैं, आपको पता चल गया होगा। नाउ द सेकंड पॉइंट इज इट इज इरिवर्सिबल। इट इज इरिवर्सिबल, ये एकदम इरिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं, एक केमिसॉर्प्शन इन्वॉल्व कंपाउंड फॉर्मेशन, क्या करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन बनाते हैं। इट इज यूजुअली इरिवर्सिबल इन नेचर, क्योंकि यहाँ पर जो एड्सॉर्बेट है एंड एड्सॉर्बेंट है वो आपस में मिलकर केमिकल बॉन्ड बना लेता है। एक बार बॉन्ड बन जाता है उसको तोड़ना आसान नहीं है, तो वंस जब बॉन्ड बन गया तो वो इरिवर्सिबल, वापस वो अपनी पहली पोजीशन में नहीं जा पाएगा। बट इन केस ऑफ फिजिसॉर्प्शन क्या हो रहा है, वहां पे कुछ बॉन्ड नहीं बन रहा है, बस आगे वो बैठे हुए हैं, थोड़ा सा हिट दिया वो उड़ गए, राइट। तो उस केस में वो रिवर्सिबल था, इस केस में ये इरिवर्सिबल हो गया। नाउ केमिसॉर्प्शन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। केमिसॉर्प्शन भी आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जहां पर हीट रिलीज होती है, बट द प्रोसेस इज वेरी स्लो एट लो टेम्परेचर। ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है लो टेम्परेचर पे। आपको पता होगा केमिकल रिएक्शंस के लिए हमने कंडीशन पढ़ी है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये सरफेस है, आपको पता है ये आके इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसकी सरफेस के साथ आपके पार्टिकल्स आके इसके साथ बॉन्ड बना लिया। जस्ट इमेजिन दिस इज व्हाट जिंक की सल्फेट है और ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आके बैठ गए और ये
जिंक हाइड्राइड बना लिए, ठीक है, सरफेस पे इसके साथ। नाउ ये जब ये बना रहे हैं तो अगर टेम्परेचर लो है तो ये धीरे धीरे काम करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप टेम्परेचर दे दोगे, ज्यादा टेम्परेचर दे दोगे, लेट इज सपोज टेम्परेचर जो आपने इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो ये मॉलिक्यूल्स और खुल जाएंगे और ये आपस में अच्छी तरीके से बॉन्ड बनाने लगेंगे। ये भी मॉलिक्यूल खुल जाएंगे आपस में अच्छी तरीके, बॉन्ड इनके बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, राइट। सो इस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, क्योंकि ये लोग बॉन्ड बना रहे हैं केमिकल, फर्स्ट केस में केमिकल बॉन्ड नहीं बना रहे थे, बस बैठे हुए थे, टेम्परेचर दिया तो उड़ गए, बट इस केस में लोग बॉन्ड बना रहे हैं तो इनका और टेम्परेचर के साथ और गहरा बॉन्ड बन जाएगा। सो आपका जो केमिज ऑप्शन है क्या होता है, आपका केमिज ऑप्शन आपका टेम्परेचर के साथ क्या होता है, लो टेम्परेचर पे क्या होता है, इट इज स्लो एट लो टेम्परेचर ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट, हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। लो टेम्परेचर पे हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है। क्या हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है वो भी मैंने आपको बताया था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका रिएक्टेंट है, इससे प्रोडक्ट बना, ठीक है, प्रोडक्ट बन गया यहाँ पर, ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब इतनी एनर्जी इसको चाहिए। जैसे ही आप टेम्परेचर दे दोगे तो ये इसको बनने में इतना टाइम लगेगा, ये फट से बन जाएगा। सो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी हो जाएगी। मतलब पहले जब टेम्परेचर नहीं बढ़ाया था तो इतना टाइम लग रहा था, इतना दूर जाना पड़ा था उसको, बट टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो इतना हो गया। सो क्या कर रहा है ये, बेसिकली क्या कर रहा है, ये कर रहा है आपके एक्टिवेशन एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है, कम कर रहा है, राइट। तो वही लिखा है, केमिज ऑप्शन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बट द प्रोसेस इज स्लो। कब स्लो होगा ये, जब आपका टेम्परेचर लो रहता है, ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई रहती है। लाइक मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफन इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। क्योंकि बहुत सारे हमने जितने भी आज तक केमिकल प्रोसेस पढ़े हैं, हमको पता है कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन ज्यादा बढ़ जाते हैं, उनका रिएक्शन फास्ट होने लगता है। तो वैसे ही आपका जो केमिज ऑप्शन है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जल्दी होगा, मैंने अभी आपको बताया। Now, this physics option of a gas adsorbed at low temperature may change into chemis option at high temperature. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कोई सब्सटेंस होते हैं जो हमारे दोनों चीज देते हैं, फिजिक्स ऑप्शन भी देते हैं एंड केमिज ऑप्शन भी। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ सब्सटेंस आपके, जैसे लेट इज सपोज आप में कुछ सब्सटेंसेस हैं वो आपके नॉर्मली आके बैठे हुए हैं, ठीक है, और लो टेम्परेचर एकदम आपका रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया इसका, तो ये आपस में इसके साथ अंदर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर लेंगे। तो लो टेम्परेचर पे ये फिजिक्स ऑप्शन शो कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि सरफेस पे थे, कुछ अंदर रिएक्ट नहीं करते। जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, वो अंदर मॉलिक्यूल के साथ अपना बॉन्ड बना लिया, केमिकल बॉन्ड। मतलब जब नॉर्मल टेम्परेचर था, अब ये बॉन्ड नहीं बनाते, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो ये बॉन्ड बना लेंगे। तो ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इसमें यही लिखा हुआ है, फिजिक्स ऑप्शन ऑफ अ गैस, कुछ गैसेस ऐसी होती हैं एट लो टेम्परेचर दे में चेंज व्हाट इनटू फिजिक्स ऑप्शन ऑफ ए गैस एब्जॉर्ब एट लो टेम्परेचर, जो कि लो टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब होती है, मे चेंज इनटू व्हाट, केमिज ऑप्शन एट हाई टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। यूजुअली हाई प्रेशर इज ऑल्सो फेवरेबल फॉर केमिज ऑप्शन। अगर टेम्परेचर तो पता ही चल गया, हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है आपके केमिज ऑप्शन के लिए, वैसे ही आपका क्या फेवरेबल होता है, आपका हाई प्रेशर भी फेवरेबल होता है केमिज ऑप्शन के लिए, ठीक है। जितना ज्यादा प्रेशर भी होगा उतना ज्यादा केमिज ऑप्शन भी होगा। नाउ व्हाट विल डू, विल अंडरस्टैंड द थर्ड पॉइंट, दैट इज व्हाट, सरफेस एरिया। अगेन इट इज वेरी सिंपल, फिजिक्स ऑप्शन में भी आपका सरफेस एरिया बढ़ रहा था, केमिज ऑप्शन में भी आपका सरफेस एरिया जितना होगा उतना ज्यादा ही पार्टिकल आके बैठेंगे। सो लाइक फिजिक्स ऑप्शन, केमिज ऑप्शन ऑल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। अगेन ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा पार्टिकल आके बैठेंगे, जितना छोटा होगा उतने कम बैठेंगे, कुछ कम इंटरेक्ट करेंगे, कम केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। तो ये आपका एकदम सेम है फिजिक्स ऑप्शन। फिजिक्स ऑप्शन में भी क्या होता है, आपके पार्टिकल आके बैठते हैं ना, पार्टिकल आके बैठते हैं आपके सरफेस पे। केमिज ऑप्शन में क्या होगा, ये इंटरेक्ट करेंगे, तो जितने ज्यादा बड़ा सरफेस होगा उतने ज्यादा पार्टिकल इंटरेक्ट करेंगे और केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। सेम फिजिक्स ऑप्शन में भी ऐसा था, जितने ज्यादा पार्टिकल बैठेंगे उतने ज्यादा वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस से वो बैठे हुए हैं। तो सरफेस एरिया दोनों के लिए सेम है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि सरफेस एरिया, तो लाइक फिजिक्स ऑप्शन, केमिज ऑप्शन ऑल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन व्हाट, द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। जितना ज्यादा एब्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा व्हाट, फिजिक्स ऑप्शन बढ़ेगा, ठीक है। नाउ व्हाट लास्ट पॉइंट इज इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, आप सब सोचो। केमिकल्स एब्जॉर्प्शन है आपका, केमिकल बॉन्ड बनने के लिए जब आप टेम्परेचर ज्यादा दे रहे हो तो एनर्जी भी ज्यादा इमिट करेगा, राइट, रिलीज करेगा एनर्जी भी ज्यादा। तो इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन जो केमिज ऑप्शन में होगा वेरी हाई होगा, वो बहुत हाई होगा, ठीक है, मतलब वेरी हाई नहीं, हाई होगा। जैसे आपके फिजिक्स ऑप्शन में कितना था, 20 से 40 के बीच में था, ठीक है, किलो जूल मोल इनवर्स था, ठीक है, आपका एनर्जी। बट इस केस में एनर्जी आपकी ज्यादा रिलीज करेगी, क्योंकि आपका जो रिएक्शन हो रहा है वो भी हाई टेम्परेचर पे हो रहा है। जब हाई टेम्परेचर पे हो रहा है तो ज्यादा एनर्जी भी रिलीज होगा ना। तो इंथैल्पी मतलब क्या, हीट बोल लो या एनर्जी बोल लो, बोथ आर सेम, ठीक है। इंथैल्पी और यू कैन से हीट ऑफ केमिज ऑप्शन इज व्हाट, इज हाई, दैट इज 80 टू व्हाट, 80 टू आपका 240 किलो जूल मोल इनवर्स हो रहा है, ठीक है।
as it involves. Why it is that high? Because इसमें केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और जब भी हम केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वहां पर एनर्जी ज्यादा रिलीज होता है. सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड योर कैरेक्टराइजेशन ऑफ केमिसॉर्प्शन एंड फिजिसॉर्प्शन. आई थिंक मैंने काफी कुछ कवर कर दिया क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स थे. So in the next video what we'll do the comparison of your physisorption and chemissorption. उसके बाद हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ेंगे. एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बाद भी हमारे कुछ एक दो टॉपिक हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एड्सॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन फेज. देन एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन पढ़ने के बाद हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, कैटालिसिस. ओके, थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज फॉर द टुडेज क्लास. एंड आप सब अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए. थैंक यू.